हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं माई माफिया हस्बैंड फैन फिक्शन के पार्ट 2। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो को पता चल जाता है जैन यूएस में है, तो वो डिसाइड करता है कि वो उसे मिलने पर्सनली वहाँ पर जाएगा। अब आगे की स्टोरी। शाम का वक्त था। जैन पैदल चल के जा रहा था। वो सोचता है कि आज का वेदर कितना काम है और कितना ज़्यादा शांत है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अगले महीने के लिए, क्योंकि वो अगले महीने 20 साल का हो जाएगा। फाइनली वो 14 साल के बाद अपना घर चाइना वापस जा पाएगा। जब वो 6 साल का था, वो अपने डैड के साथ हैप्पीली रह रहा था, मगर एक हॉरिबल नाइटमेयर की तरह उसके डैड ने अनाउंस कर दी थी कि उसे यूएसए जाना पड़ेगा आगे की पढ़ाई के लिए। जैन नहीं चाहता था, वो अपने डैड के साथ रहना चाहता था। वो अपने डैड को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसका कोई सिबलिंग नहीं है, ना माँ, बस एक डैड है जिससे वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इसके खिलाफ था, मगर उसके डैड ने उसकी बातें नहीं सुनी थी, उसे फोर्सफुली यूएसए भेज दी थी। इन 14 साल में उसके डैड ने उसके साथ कांटेक्ट भी नहीं की, ना उसे कभी मिलने आए, ना वो कभी चाइना जा पाया। बस उसके बर्थडे पर हमेशा एक गिफ्ट दे देते थे, वो भी डायरेक्टली नहीं, कभी उसके सेक्रेटरी के हाथों या फिर नानी का हाथों। वो अभी यूएस में अपनी नानी के साथ ही रह रहा है। जैन एक बेबी टाइप का बॉय है, उसे हमेशा कोई ख्याल रखने के लिए चाहिए। उसके माँ के देहांत के बाद उसकी नानी मिसेस यू हमेशा उसका ख्याल रखे हैं, जैसे उसके सेकंड माँ हैं। उसके डैड ने कहा था कि जब वो 20 साल का हो जाएगा तो वो उससे मिलने आएंगे, या फिर वो चाइना वापस आ सकता है। इसीलिए जैन बहुत ज़्यादा खुश था। वो मेडिकल स्टूडेंट है। वो वांग हॉस्पिटल में जूनियर ट्रेनर डॉक्टर है। वो सोचता है ठीक एक महीने बाद वो यहाँ से क्वालिफाइड सर्टिफिकेट लेकर चाइना वापस चला जाएगा। वहाँ पर कोई बड़े हॉस्पिटल में अपना काम करेगा। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। उसे पता था आज उसके पापा के सेक्रेटरी अंकल कुमी यहाँ पर आएंगे, क्योंकि वो उसे मिलने हर महीने यहाँ पर आते हैं। जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता है, मिसेस यू उसके नानी बहुत ज़्यादा वरीड हो गए थे। उसे पूछते हैं, जान तुम फाइनली आ गए, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा वक्त लग गया। जान हमेशा अपने नानी को आंटी यू कहकर बुलाता था, तो जान कहता है कुछ नहीं आंटी यू, जस्ट मैं अपने दोस्त से मिल गया, तो उसे बातें करते हुए थोड़ी सी देर हो गई। तो मिसेस यू थोड़ा सा शांत हो जाते हैं जान की बातें सुनकर, और वो खुश हो जाते हैं कि उसके यंग मास्टर पूरी तरह सेफ हैं। मिसेस यू जान से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जैसे माँ जैसे। उन्होंने कभी भी शादी नहीं की, न उनका कोई बच्चा है। वो जान को अपने बेटे जैसे प्यार करते हैं। वो दोनों बातें करते हुए लिविंग रूम की तरफ आ जाते हैं। जान जैसे ही देखता है कि अंकल किम आए हुए, तो उसे दौड़ के जाकर उसे गले लगा लेता है और कहता है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। डैड कैसे हैं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? उसे पता था कि आंसर क्या आएगा, मगर फिर भी वो पूछ लेता है। मिस्टर कोमी जान के सर पर हाथ रखकर केयर करते हुए कहते हैं, यंग मास्टर थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस एक महीना बाद आप यहाँ से चले जाएंगे, अपने डैड से मिल पाएंगे, आप अपने घर में ही रहेंगे, आपको अकेले रहने की कोई ज़रूरत भी नहीं होगा। जान आगे कुछ भी सवाल नहीं कहता। वो अपने आप को शांत करते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होने के बाद वो डाइनिंग रूम की तरफ आ ही रहा था कि उसे सुनाई देता है अंकल कोमी आंटी उसे कुछ कह रहे थे, वो भी धीरे धीरे, जैसे जान को सुनाई ना दे। मगर जान को पता था कि वो लोग किस बारे में बातें कर रहे थे। वो हर महीने उसे एक ब्लैक कलर का बॉक्स देकर जाते हैं, जिसमें कुछ हर्ब्स रहता है। वो हर्ब्स डिनर के बाद जान हमेशा लेता है। उसे लगता था ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके हेल्थ के लिए। उसे याद है एक दिन आंटी वो ये हर्ब्स देने के लिए भूल गए थे, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। जब वो हर्ब्स उसने ली, उसके बाद उसे थोड़ा सा रिलीफ मिला था। उसने कभी भी इसके बारे में आंटी वो से कभी भी कोई सवाल नहीं पूछा था, क्योंकि उसे पता था ये उसके डैड का ऑर्डर है। डिनर के बाद सेक्रेटरी कुमी वहाँ से चले जाते हैं। वो आंटी हुई की डिश वॉश करने में मदद करता है, और उसके बाद वो अपने कमरे में अंदर चला जाता है।
अब हमें यूएसए का एयरपोर्ट दिखाया जाता है। इबो के सेक्रेटरी कहता है, सर आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपके भाई के घर या फिर होटल। इबो खुद की एक्सपेंसिव ब्लैक कार में बैठते हुए कहता है, भाई के घर। पहले हम भाई से मिलने जाएंगे। उसके बाद वो जान के बेबी फोटो को देखते हुए कहता है, उसके बाद मैं तुम्हें ढूंढूंगा। मैं इस बात का हमेशा ख्याल रखूंगा, जैसे तुम्हारी लाइफ में को थोड़ी सी भी खुशियाँ ना आए। मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह हेल कर दूंगा, जो तुमने इमेजिन भी नहीं की होगी। तुम बस वेट करो, एक बड़ा सा तूफान तुम्हारी तरफ आ रहा है, जो तुम्हारी लाइफ को सब कुछ बर्बाद कर देगा। ये सारी बातें कहते वक्त इबो के आंखों में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि वो कितने ज़्यादा नफरत और गुस्से से ये सारी बातें कह रहा है। अब हमें हाईकॉन का घर दिखाया जाता है। ब्लैक मर्सिडीज से इबो बाहर आता है, जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। वो ब्लैक कलर का ग्लास पहना हुआ था। उसके चारों तरफ एक कम्प्लीटली डार्क ओरा था, जो पूरी तरह कोड था। सारे सर्वेंट उसे बो करते हैं। एक इंसान उसकी तरफ आकर उसे घर के अंदर ले जाता है और एक कमरे की तरफ दिखाते हुए कहता है, यंग मास्टर ये आपका कमरा है। सीनियर मास्टर हॉस्पिटल में है, कुछ अर्जेंट काम आ गया था। वो टाइम पर घर वापस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, जर्नी से आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होंगे। इब्बो अपने कोल्ड और स्कैरी फेस के साथ रूम के अंदर जाता है। वो देखता है सब कुछ परफेक्ट है। वो इंसान कहता है, यंग मास्टर आपको कुछ भी ज़रूरत होगा तो हम लोग आपके सर्विस के लिए रेडी है। वो ये कहकर वो करके उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो इंसान उस कमरे से बाहर आकर अपने चेस्ट में हाथ रखते हुए कहता है, माय गॉड, मुझे पता नहीं था कि मैं अपनी सांसों को कितनी देर तक रोका के रखा था। यंग मास्टर इतने ज़्यादा स्केरी है, मुझे तो उनका फेस याद भी नहीं था। जब मैंने याद देखा तो मुझे याद करना पड़ा। मैं प्रे करता हूँ कि हमारे सीनियर मास्टर जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। उसी टाइम डोर का बेल बजता है। वो इंसान दौड़ के जाकर डोर को ओपन करता है। जैसे ही वो हाईकॉन को देखता है, उसके फेस में थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। कहता है, सीनियर मास्टर आप घर वापस आ गए, वेलकम। तो हाईकॉन कहता है, हाँ जेन, मैं वापस आ गया, मगर तुम खुश क्यों देख रहे हो, क्या हुआ है, तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। अब हमें जिन के बारे में दिखाया जाता है। उसका फुल नेम जान जिन है। वो वांग हाईकॉन का असिस्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा गरीब है और अनाथ है। वो पहले अनाथालय में 16 साल तक रहा था। जैसे ही वो अनाथाश्रम बंद हो जाता है, वो रास्ते में रह रहा था। एक दिन सभी उसे बुली कर रहे थे। जब हाईकॉन वहाँ से पास कर रहा था, जैसे ही वो देखता है तो वो झांझन को बचा लेता है। उसने पैसा ऑफर किया था, मगर झांझन बहुत ज़्यादा हॉनेस्ट और इनोसेंट था, तो वो उससे रिफ्यूज़ कर देता है। हाईकॉन उसे कुछ काम देता है, जो से वो पैसा कमाकर वहाँ पर रह सके। उसी दिन से झांझन हाईकॉन का पर्सनल असिस्टेंट बन गया था। जब हाईकॉन घर में नहीं रहता था तो वो पूरे घर का ख्याल रखता था। तो हाईकॉन ने रिटर्न में उसे उस घर में रहने के लिए कह दिया था। खाना और कपड़े भी उसे देता था। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जेन कहता है, सेकंड मास्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऑलरेडी भूल गया था कि आपने किसी को कहा था कि वो घर में आने वाला है। जैसे ही मैंने उसे देखा, उसे उस कमरे में रेस्ट लेने के लिए कह दिया है। हाईकॉन सोफा के ऊपर बैठते हुए कहता है, वो मेरा छोटा भाई वांग इबो है। वांग कॉर्पोरेशन का सीईओ है। जिन पार्ट बनाते हुए कहता है, ओ यस, अब मुझे याद आया, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। आपने अपने छोटे भाई की पिक्चर मुझे दिखाई दी, मगर मैं भूल गया था। हाईकॉन कहता है, जब तुम पाउट बनाते हो एक छोटे बच्चे की तरह दिखते हो। तो जिन प्रिटेंड करता है जैसे वो गुस्सा है। वो कहता है, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ सीनियर मास्टर, मैं अभी 22 साल का हूँ। हाईकॉन खड़े होते हुए कहता है, ओके ओके, तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। मैं इबो के रूम की तरफ जा रहा हूँ, तुम डिनर रेडी कर लो। जिन कहता है, सीनियर मास्टर डिनर ऑलरेडी रेडी हो चुका है, आप फ्रेश हो जाइए। आप मास्टर इबो को लेकर नीचे आ जाइए, मैं डाइनिंग टेबल पर सब कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ। हाईकॉन जिन के पास जाकर उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ, तुम मुझे सीनियर मास्टर मत बुलाओ, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ।
और मैंने तुम्हें अगले हफ्ते कुछ क्वेश्चन पूछा था, तुम उसका आंसर कब देने वाले हो। हाइक्वन की लास्ट बातें सुनकर जिन पूरी तरह एम्बेरसमेंट में उसका फेस पूरी तरह रेड हो जाता है। जेन कहता है, मुझे याद है, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। रहा सवाल आपको आपके नाम से बुलाने के लिए, मगर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरे सीनियर मास्टर हैं। मैं आपके यहाँ पर काम कर रहा हूँ और ऊपर से मैं आपसे छोटा हूँ, तो कैसे मैं आपका नाम ले सकता हूँ। तो हाइक्वन साय करते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम अपना टाइम ले सकते हो। ये कहकर उसके फोरहेड पर किस करके वो इबो की रूम की तरफ चला जाता है। जेन का फेस एम्बेरसमेंट की वजह से पूरी तरह रेड हो गया था। वो चाहता था जैसे इस प्लानट से कहीं दूर छुप जाए। सारे सर्वेंट उसकी तरफ देखकर हंसने लगते हैं क्योंकि सभी को पता है कि हाइक्वन उसे हमेशा फ्लर्ट करने की कोशिश करता था। अब हमें इबो का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर इबो सवाल लेने के बाद डाइनिंग टेबल पर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था और सोचते हुए कहता है, मुझे जल्द से जल्द शाहजहां तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। उसी के टाइम फ़ोन बजता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आज बस थोड़ा सा छोटा है, आज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, सॉरी। आप लोगों को मेरे एक्सप्रेशन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।